When I had to spend time with myself and I was exploring a new city, तब मैंने कहा कि मैं इसकी यादें, मैं शायद यहाँ दोबारा ना हूँ, बट यहाँ का कुछ तो लेके जाऊंगा। अच्छा। वहाँ की यादें ले जाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी में जब हम जाते थे तो हर कोई कहता था कि यार पिक्चर देखी हमने, मतलब क्या स्टाइल है, और वो मतलब फॉर दैट एज ग्रुप दैट वाज द अल्टीमेट थिंग। There'll again be filtration. Yes. Some people will stay with you, some people will part ways. तो आप एडवांस करते जाओगे। अगर आपकी भूख ज्यादा है तो आप फाइनल स्टेप तक चले जाओगे। तो स्टोरी टेलिंग चेंजेस व्हेन यू चेंज द एनवायरनमेंट। तो अगर आप इस शहर में आए हैं, कभी भी इस शहर में रहे हैं, शहर में पढ़े हैं, शहर में काम किए, तो जो यहाँ आता है ना उसको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। इस फिल्म ने एक इंक्लूसिव सिनेमा की मूवमेंट शुरू की है भारत में, और ये फिल्म भारत की पहली मल्टी इंक्लूसिव हिंदी फीचर फिल्म बनी है। कभी कभार हमें लगता है जो हमारा दिल जिस चीज को मानता है हो सकता है उसे सारे लोग ना माने। आप सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर सकते हो, सक्सेसफुल अल्टीमेटली दर्शक बनाते हैं। ओके। लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती, लाइफ को स्मूथ बनाया जाता है। तो हर्डल्स तो आते ही हैं। हर्डल्स विल कम। तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड योर वे, और अच्छे लोग मिलते हैं। आपका पावर ऑफ थॉट अगर इतना स्ट्रांग होगा ना तो आपकी डेस्टिनी वर्क करना शुरू कर देगी। जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। दोस्तों, आप सभी के बार बार रिक्वेस्ट पे हम आज का जो अपना पॉडकास्ट लाए हैं वो लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री से। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गोइंग भी हैं या स्कूल के हैं, वो सब जानना चाहते थे कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या है, उस पर राइटर्स का क्या रोल होता है। अक्सर हम फिल्म का नाम लेते हैं तो एक्टर और एक्ट्रेसेस ही हमें ध्यान आते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो कास्टिंग है या रोल जो करते हैं अदा, वो सारी कहानी को किस तरह से एक डायरेक्टर सोचता है, सिलेक्शन कैसे होती है, और फिर उन एक्टर और एक्ट्रेसेस को काम क्या करना पड़ता है, ये सारी बातों को हम बच्चों आपके लिए लेके आए हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ आए हैं, वो है नेशनल अवार्ड विनर फिल्म इंडस्ट्री के हैं, और उनकी जो फिल्म जो सेलेक्ट हुई है नेशनल लेवल पे वो फिल्म है एडमिटेड। और अभी जो फिल्म आ रही है, जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के रखना, वो है रब दी आवाज़, जो लाखों दिलों को छू चुकी है और वो आपके पास अब पहुंच रही है। क्या है रब दी आवाज़, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उन सारी बातों पे जो उनके डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, ओजस्वी शर्मा सर। वी वेलकम यू सर। जय हिंद। जय हिंद। तो सर, जैसे कि हमने आपकी इस जर्नी को देखा कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, हम उस बात को बाद में लेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं किस एज ग्रुप में आपने डिसाइड किया कि आपने इसमें स्टेप इन करना है। डिसाइड मैंने कर लिया था अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तब मैं रहाऊंगा 21 वर्षों का। अच्छा। और कदम फिर फाइनली उठाया जब मैं 22 वर्षों का हो गया था। ओके, तो 22 इयर्स में आपने डिसाइड कर लिया था? 21 वर्ष में कर लिया था। तो वो बिहाइंड द सीन क्या था, मतलब कैसे आपको वो, मतलब एक होता है ना कि स्पार्क, क्योंकि नॉर्मल तो होता नहीं है सर कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, वो पैशन जो चाहिए होता है वो क्या था? मैम, मुझे इनिशियली, क्योंकि वीडियो कैमरास बहुत महंगे होते थे, है ना, और वो छोटे घर में वीडियो रिकॉर्डर कैमरास होते थे, हैंडी कैम जिसको कहते थे, है ना, तो मुझे बहुत शौक था कि जब भी मैं फैमिली के साथ कहीं भी ट्रैवल करने जाऊँ तो तब कैसेट्स में रिकॉर्ड होता था, तो उनको टेप करके लाता था, उनको बनाता था, उनको कन्वर्ट करता था और कोशिश करता था वो एक्सपीरियंस जो था वो बना करके मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं। ओके। तो जब भी मैं वो फिल्म्स बनाता था तब मैं घर में भी एक ट्रायल शो रखता था। अच्छा। जिसमें सभी रिश्तेदार जिनके साथ हम घूमने गए होते थे, जब उनके साथ वापस आते थे तो मैं वो बनाते थे, चलाता था, उसके पीछे म्यूजिक लगा करके, सब चीज़ करके। तो कहीं ना कहीं आज उसका एहसास मुझे बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, करेक्ट, बट उनकी यादें उन चीज़ों में कैप्चर हो गई हैं, उनकी आवाज़ कैप्चर रह गई है, वो कैसे उठते थे, बैठते थे, खाते थे, वो अब मैं उनसे देख सकता हूँ। फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वीडियो कैमरास खरीदने मुश्किल हो गए, लेकिन जितनी पॉकेट मनी थी जो मिलती थी, तो एक आइडिया था हमें कि सेविंग करनी है। ओके। पहले लिटरली पिगी बैंक होते थे। हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें सिक्के जाते थे, 5 के नोट जाते थे, जिनके पास, जिन्होंने 5 रुपए के नोट्स देखे हैं, बहुत बड़ी किस्मत हुई तो 10 रुपए का नोट चला जाता था। और घर में कोई बहुत बड़ा आ जाए तो
101 रुपए शगन दे जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ 100 रुपीज शगन शायद ही किसी को मिलता होगा। एग्जैक्टली। तो दैट वाज द बिगेस्ट लॉट ऑफ इट। और अगर बाहर से विदेश से कोई आ जाए तो वो 500 रुपए दे जाते थे और आप यू गो क्रेजी ओवर इट, है ना। तो वो पैसे जो 6-7 वर्षों में मैंने जोड़े, उससे मैंने एक हॉबी पे एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने अपना पहला DSLR कैमरा खरीदा। ओह वाओ। और उसके साथ जब नया नया DSLR कैमरा खरीदते ना, तो आप हर चीज़ की फोटो लेना शुरू कर देते हो। आप रियलाइज नहीं करते कि आप एक लेवल तक इरिटेटिंग भी हो सकते हो। जहां आप जाते हो, आपके हाथ में कैमरा होता है, तो हर फैमिली आइडेंटिफाई करती है कि घर में एक फोटोग्राफर आ गया। बिल्कुल। बट दैट वाज नॉट मी, मतलब बट एक्सीडेंटली दैट वाज मी। हाँ। तो वहाँ से फिर चीज़ें एडवांस हुई। देन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन्स होने शुरू हुए, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया ओजस्वी के पास एस्थेटिक फोटोज की एक सेंस है। ओके। नाउ एस्थेटिक सेंस जो है वो बड़ी इंस्टिंक्टिव होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एक फरारी कार भी है तो भी आप उसको वैसे चला सकते हो, उसमें भी कंपटीशन होता है। बिल्कुल। कि एक्सपर्ट टूल के साथ कौन उसको बेटर यूज में ला सकता है। बिल्कुल। तो वो एडवांस हुआ। फिर कुछ मैंने इधर उधर फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स में ट्राई किया, लेकिन जिस रीजन में हम हैं, चंडीगढ़ क्षेत्र में, हाँ जी, यहाँ इस चीज़ को लेके बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल यही कहीं ना कहीं फोटोग्राफी जो वो लोग करते थे जो अनएजुकेटेड होते थे। आप देखो कि उसने एक फोटो स्टूडियो खोल लिया, उसको खोलने की क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट थी? कुछ नहीं। तो क्योंकि उन लोगों के पास स्किल सेट तो डेवलप हो गया था बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, करेक्ट, बट उनके पास टर्मिनोलॉजी की यूजेज या वो एक्सपोजर नहीं था कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ या मैं लैंडस्केप करना चाहता हूँ, तो उसका एक्सपोजर नहीं था। फिर डेस्टिनी टुक मी टू बैंगलोर वेयर आई वाज इंटर्निंग इन माय फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंसेज। अच्छा। तो तब मेरा दोस्त घर आया था और मैंने उसको कहा, वो कहता है जिस भी घर से क्या लेके आऊँ, तो मैंने कहा था कि कुछ मत लाना, मेरा कैमरा ले आना। क्या बात है, वो पैशन बिकॉज व्हेन आई हैड टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी, तब मैंने कहा कि मैं इसकी यादें, मैं शायद यहाँ दोबारा ना हूँ, बट यहाँ का कुछ तो लेके जाऊंगा। अच्छा। वहाँ की यादें ले जाता हूँ। ओके, ये था। तो मैंने पत्थर पे कैमरा रखा, टाइमर लगाया, वापिस आकर के यहाँ बैठा और खुद को खींचा कि मैं उस सड़क पे बैठा हूँ जहाँ कहीं मैं बहुत टाइम पैदल चला। तो मैं वो यादें वापस लेकर के आया। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन यादों को लेके आया और मैं वहाँ का ना आवाज लेके आ पाया, ना वहाँ पे कुछ भी बिहेवियरल मैं कुछ नहीं कैरी कर पाया कि वहाँ लोग चलते कैसे, बैठते कैसे, पहनते कैसे। तस्वीरें, व्हेन वी से कि अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, अ फिल्म स्पीक्स 1,000,000,000 वर्ड्स। करेक्ट। क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस आ जाता है, साउंड का, थ्रिल का। फोटोग्राफी में वो एक डायमेंशन में सीमित रहता है। फोटोग्राफी इज टू डायमेंशन, करेक्ट, है ना। सो वहाँ से फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे अब हायर लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग पे जाना है और फोटोग्राफ्स वो काम नहीं दे पाएंगे। ओके। तब मेरा बैचमेट था सायक, उसके पास एक कैमरा होता था, तो वो भी शौकीन था, तो मुझे देख देख के ही ऑल्सो वेंट टू द स्टोर एंड बॉट अ कैमरा। अच्छा। तो कैमरा जब वो खरीद लाया तो उसके कैमरा में एक एडिशनल क्वालिटी थी दैट इट कुड रिकॉर्ड वीडियोस। तो पहले ऐसे बहुत कम कैमरास आते थे सन 2010 से पहले, जो दोनों काम कर सकते थे। लाइक हैंडी कैम फोटो नहीं ले सकते थे, और साइबर शॉट कैमरास और DSLR वीडियो नहीं बना सकते थे। आज की डेट में हमारे सेलफोन्स में और वो दोनों क्षमताएं हैं। आप पुराने फोन देखिए, बिल्कुल, तो वो फोन की वीडियोस आप झेल भी नहीं सकते, क्वालिटी वैसे। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज फैक्टर रखा हुआ था उन्होंने हर चीज के बीच में। वो एक बड़े टाइम बाद कैमरा आया जिसपे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बहुत डीप ट्राई किया और उसमें मैंने शैडोज को स्टडी किया। अच्छा। फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था आई क्विट। अच्छा। हाँ, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। जैसे इनिशियली हर टीम शुरू करती है, तो आपने कुछ दोस्त ले लिए, आपने एक को एक रोल दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, और सबको बताना शुरू कर दिया क्या करना। ओके। और आपके पास बहुत सारे ऐसे बिजार आइडियाज होते हैं कि व्हाट यू वांट टू एक्सपेरिमेंट मोस्ट विद, यू नो, द शैडो, द बिहाइंड द सीन। तो
एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स टू बिगिन विद तो बड़ी ओवर क्रिएटिव होती हैं। ओके उनमें स्टोरी कम होती है, स्टाइल बहुत ज्यादा होता है। ज़्यादा हो जाता है। तो वो बनाई। हाँ, वो फिल्म जब बना करके हमने अपलोड की, तब मैंने काफी म्यूजिक कंपनीज को लिखा, जहाँ तब कोई पैसे तो थे ही नहीं, तो म्यूजिक कौन बनाएगा। तो म्यूजिक ले लिया। फिर मैंने कंपनीज को लिखा जी बड़ी आदर से कि जी आई वांट टू यूज द म्यूजिक, मतलब ओके कंसेंट भी एक तो शुरू से कहीं एक मॉरल एंकर था अच्छा कि किसी की चीज नहीं लेनी, अच्छा अपना उनसे खुद का पूछना है हाँ कि कि कैसे क्या करना हम आपकी चीज इसमें यूज कर सकते हैं। ओके उन्होंने देखा, उन्होंने क्लियरली लिखा कि यस यू कैन यूज आवर म्यूजिक बट यू विल नॉट बी एबल टू मोनेटाइज इट। ओके अब मोनेटाइजिंग क्या होती थी हमें नहीं पता, हमने फिल्म बनाई नहीं थी मोनेटाइज करने के लिए, पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं था, ये था कि फिल्म बन जाए और वो अच्छी लगे अच्छा और म्यूजिक उसमें बहुत बढ़िया हो। तो वो पिक्चर बनी और उसके लिए बहुत सराहना मिली। मतलब यूनिवर्सिटी में वो जब हम जाते थे तो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में बना दी थी। ओके वाओ तो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में जब हम जाते थे तो हर कोई कहता था कि यार पिक्चर देखी हमने, मतलब क्या स्टाइल है, और वो मतलब फॉर दैट एज ग्रुप दैट वाज द अल्टीमेट थिंग। और वो कहाँ पे रिलीज हुई थी यूट्यूब पे, और कहाँ जाएंगे और, है ना। बिल्कुल So because that is a platform that is right now not charging you to Anything. release anything, Yes, to upload yes. anything, जहाँ पर ये हमारा पॉडकास्ट भी चलेगा। चलेगा बिल्कुल ठीक है मैम। तो at that time क्योंकि कोई कर नहीं रहा था, तो जिस एक ने कर दिया तो सब भेड़ चाल निकल पड़े उसके पीछे। ओके फिर सब कह रहे हैं कि ओजस्वी अगली पिक्चर बनाएगा तो मुझे ले लेना, मेरे साथ कर लेना, वो हो गया। हाँ, फिर मेरे एक जूनियर आया एक बार 1.5 साल बाद, कहते हैं कि भैया हमने एक बैंड शुरू की है, हमारे लिए गाना बना दो। ओके मैंने उससे पहले कभी म्यूजिक बनाया नहीं था। हाँ, तो कहते हैं कि मैंने आपकी फिल्म बैंगलोर में देखी थी, क्लब में चलती हुई। ओके मैंने कहा मेरी पिक्चर बैंगलोर में चल रही है, मतलब नेवर हैड दैट कनेक्शन। तो दैट वाज अगेन अ टर्निंग पॉइंट। तो जैसे जैसे करके वैलिडेशन मिलती गई, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड सेड कि मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना तो दो। मतलब आपका जो गाइडिंग लाइट था इस जर्नी में वो सेल्फ अपने बिलीफ था। हाँ वो सेल्फ बिलीफ था कि यू इफ यू वांट टू डू समथिंग, करेक्ट you really have to find like-minded people, same frequency के लोग ढूंढ के you have to take the first step. यस The moment you take the first step, there'll again be filtration. यस Some people will stay with you, some people will part ways. तो आप एडवांस करते जाओगे। अगर आपकी भूख ज्यादा है तो आप फाइनल स्टेप तक चले जाओगे। चले जाओगे। इस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या जैसे मेकिंग ऑफ द फिल्म की बात करें तो नॉलेज कहाँ से ली आपने? नॉलेज मैम प्रैक्टिकल है। अच्छा नॉलेज सारी प्रैक्टिकल है। इवन जितने भी मास कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज के सारे डिपार्टमेंट हैं, दे ऑल हैव बुकिश नॉलेज, which is absolutely right now in these times not up to the date knowledge. ओके They also have to undergo internship and training to get industry knowledge. नॉलेज तो प्रैक्टिकली So the difficulty is कि what has been learned in academics that is not applicable in the industry, and what is being implemented in the industry. Now you understand special effects और visual effects. हाँ जी हम हिंदी और नॉन हिंदी फिल्म्स में कितने वर्षों से देख रहे हैं, जैसे कि डबल रोल, हाँ बिल्कुल जैसे कि गोरिल्ला देखने, डायनासोर देखने, लेकिन ये भारत में नहीं पढ़ाए जाते थे। अभी भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगी जहां पर विजुअल इफेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है। ओके लेकिन सारी इंडस्ट्री में वो बन रहा है, लेकिन उस चीज की टीचिंग बड़ी लिमिटेड है। ओके तो वो स्किल अपने आप तो ही डेवलप स्किल डेवलपमेंट जो है वो बाय टूल्स थी। जितने भी आप देखिए कि जितने भी इंडस्ट्री टूल्स यूज कर रही है, एडोबे के कर रही है या कोई भी कर रही है, ये प्राइवेट सेंटर्स में पढ़ाए जा रहे थे, बट नेवर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम एकेडमिक। ओके आप देखिए कि क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन लेटेस्ट चलाना है, हाँ जी एंड जो फिल्म्स है ना मैम, दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व। ओके अहेड ऑफ द कर्व मीन्स कि आज जो हम बना रहे हैं, अगर आप उस फिल्म को 10 साल बाद भी जाके देखो तो आपको वो पुरानी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा आज कितनी फिल्में हैं जो 2010 में 2005 में बनी थी, बट अच्छा आज भी आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा यू आर एंजॉयिंग इट, दैट फिल्म हाँ बिकॉज इट वाज मेड टू लास्ट फॉर डेकेड्स। डेकेड्स एंड कोई एज ग्रुप मैटर नहीं करता था कि हमें
पर्टिकुलर इस एज ग्रुप को दिखानी है। एक फिल्म में सारी फिल्म तो फिल्म सबके लिए बनती है, सबके लिए बनती है। हाँ, अब आपसे बात करते हैं कि जैसे आपने नॉलेज भी ले ली, आपको पता भी चल गया मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो उसके लिए हमें टीम चाहिए होती है, तो वो टीम का क्या हमें देखना होता है क्राइटेरिया, टीम कैसे बनती है? टीम फिल्मों में मैम 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होती है फिक्स टीम, एक होती है वेरिएबल टीम। ओके। जैसे कि अब हम आई स्टार्टेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, देन वी फॉर्म द कंपनी एंड दैट ग्रू, दैट जब कंपनी बन जाती है देन यू हैव अ फिक्स टीम। करेक्ट। Then and when your things start to work a certain way, then you don't want to take even risk to keep changing the team. बिल्कुल, हाँ, है ना? वो लगता है कि एक It is like if a medicine suits you, you don't want to change it. हाँ, even doctors also जो अच्छे लगते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। जाते हैं, correct. So like in our team, the fixed components are the post production department, the editorial department, अच्छा। the visual effects department, the music team, है ना? Correct. The variable component is the actors. You can't have the same actors in every film. Yes. You have to keep varying. Yes. And their degree of lengths will also change. Yes. Maybe आपकी हर फिल्म में कुछ actors fixed हैं, but they will not be doing the same set of roles. Yes. You will have to work with different set of writers. Maybe different set of lyricists. If your film has music, so you can't have one person making music for all the film. If it's not working for you. Yes. Some directors only choose to work with only one music director because it works for them, because they feel कि हमारी कहानी को ये समझ पा रहे हैं, कनेक्ट समझ पा रहे हैं, हाँ। तो it's more about preference. और ये इंडस्ट्री एक बहुत लार्ज स्केल फ्रीलांस इंडस्ट्री है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ काम करना चाहता है। कुछ लोग एक दूसरे के साथ फॉर लाइफ काम करना चाहते हैं, हाँ। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ लोग काम करके ट्राई करके देखते हैं वेदर इट वर्क्स फॉर अस और नॉट। तो टीम कुछ लोग सुन के आते हैं। सो टीम्स जो हैं वो वेरिएबल कंपोनेंट लगभग 60-70% वेरी करता रहता है और फिक्स कंपोनेंट 30-40% वेरी करता रहता है। सर, आपकी जर्नी से हमें एक और बात क्लिक होती है कि आपने कहा कि किसी को भी फिल्म बनाने के लिए अपने शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उस पर कुछ बताइए। जाना चाहिए मतलब आपकी लोकेशन की शूटिंग की डिमांड है तो आप जाओ। मतलब एक पर्टिकुलर सिटी में, एक पर्टिकुलर सिटी में, मतलब जैसे आई बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हर कोई अगर इस टाइम मुझे ये कहेगा कि मैं अपना करियर बनाने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं उनको उस पर सही एडवाइस इसलिए नहीं दे पाऊंगा बिकॉज दैट सिटी डिड नॉट क्लिक फॉर मी, सो आई कांट होल्ड इट अगेंस्ट दिस सिटी और द पीपल इन इट और मे बी माई सर्कमस्टांसेस व्हेन आई वाज देयर। अच्छा, सो आई केम बैक एंड आई बिल्ट अ वर्ल्ड हियर। सो अगर मुझे यहाँ से ही सब मिल गया तो आई विल स्टैंड ट्रू टू दैट। ओके, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि अगर आपको इस फिल्में बनाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है तो आंसर इज नो। ओके, यस। तो आई बी कि आप यहाँ पे रह के उन रिसोर्सेज को देख, अगर आप हिमाचल में रहते हैं, यू कैन मेक फिल्म्स देयर, यू कैन कम टू चंडीगढ़, गेट द रिसोर्सेज, गो बैक टू हिमाचल, मेक योर फिल्म। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र को औरों से बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। You should have a better grassroots connection with your language. अपनी भाषा के साथ, अपने कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ, हर चीज़ के साथ आपका ना एक मिट्टी से जुड़ाव होना ज़रूरी है। अगर जैसे आप पंजाब की बात कर लें, माझा एरिया का अलग चैलेंज है, मालवा का अलग है, दुआबा का अलग है, शहरों का अलग है, हिमाचल अलग है। मैं सिरमौर साइड गया हूँ, वहाँ का बिल्कुल अलग चैलेंज है। मंडी, धर्मशाला, डलहौजी साइड का अलग है, शिमला रोड ऊपर साइड का बिल्कुल अलग है, हरियाणा का बिल्कुल अलग है, गुड़गांव टोटल डिफरेंट है, सिरसा टोटल डिफरेंट है, दिल्ली टोटल डिफरेंट है। सो शहर की स्टोरीज अलग हैं, गांव की अलग है। अब जो दर्शक पैदा ही शहर में हुए हैं, जिनको शुरू से ही पता है कि हर चीज का सोल्यूशन एक ऐप है, तो वो लोगों के घर घंटी बजा करके उनसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल, वो उनको फोन करके बात करेंगे। सो तो स्टोरी टेलिंग चेंजेस व्हेन यू चेंज द एनवायरनमेंट। यस, बिल्कुल। अब आपकी फिल्म पे आते हैं, क्योंकि जो आपकी फिल्म है रब दी आवाज़, उसमें ये आपने भी बताया और हमने देखा है कि वो सभी के लिए है ना, इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो उसकी कुछ आप बताइए, उसके बिहाइंड द सीन की
कैसे आपने वहां तक पहुंचे और रब दी आवाज है क्या एक्चुअली? ओके, रब दी आवाज़ मैम एक बहुत प्यारी स्टोरी है, एक रेडियो स्टेशन की कहानी है और एक आरजे की कहानी है। और वो आरजे हम जैसे ही हैं। अच्छा। और वो सिटी के बहुत हैपनिंग पर्सनैलिटी हैं और उनकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है। वो मोमेंट क्या आता है, वो उनके अंदर क्या बदलाव लेके आता है, वो बदलाव कौन लाता है, वो कहाँ से आते हैं और उससे समाज की क्या सच्चाइयाँ उभर के आती हैं। अच्छा। ये फिल्म उसके बारे में, ओके। रब दी आवाज़। ठीक है। और ये फिल्म को बड़ी सरलता के साथ बनाया गया है। अच्छा। इस फिल्म को हमारे शहर में बनाया गया क्या है। बात इसमें है। आपको पूरा ट्राई सिटी नज़र आता है। अच्छा। तो अगर आप इस शहर में आए हैं, कभी भी इस शहर में रहे हैं, शहर में पढ़े हैं, शहर में काम किए, शहर में आप ट्यूशन भी पढ़ने आए, हाँ। शहर में नौकरी करने आए, तो जो यहाँ आता है ना उसको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। तो जो भी रब दी आवाज़ को देखते हैं, मुझे इतने लोगों के ऑस्ट्रेलिया कनाडा से मैसेज आए कि मुझे मेरी सड़क नज़र आ गई, मुझे मेरे हाँ, लोग नज़र आ गए, गेरी रूट नजर आएगा आपको तो वो इस फिल्म में। कनेक्शन लोगों को इस फिल्म से नज़र आया। और इस शहर में रहकर एक हम बहुत अच्छी एक कहानी बना पाए जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, जो समाज से जुड़ी हुई है, जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है, अच्छा। जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो इस फिल्म में इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है। इस फिल्म ने एक इंक्लूसिव सिनेमा की मूवमेंट शुरू की है भारत में और ये फिल्म भारत की पहली मल्टी इंक्लूसिव हिंदी फीचर फिल्म बनी है। क्या बात है। और आपने अभी इसमें कहा कि ये जो फिल्म है एक्सेसिबल है सबके लिए। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या था, उसका राज क्या है पीछे का? मैम देखिए, ऐसा है कि जब भी सिनेमा अभी तक बन रहा था तो वो एक तरफा दर्शकों के लिए ज़्यादा बन रहा था। देखिए, एक तरफा का मतलब है कि हमारे समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं। अब सिनेमा एक ऑडियो और विजुअल मीडियम है। जैसे कि अभी हमारा इंटरव्यू है, इसमें ऑडियो भी चल रहा है और विजुअल भी चल रहा है। लेकिन अगर यदि इस इंटरव्यू को कोई ब्लाइंड व्यक्ति देख रहे होंगे तो उनको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा कि हम कैसे आ रही हैं। उनको साउंड आ रही है। लेकिन अगर कोई डेफ व्यक्ति इनको सुन रहे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो वो हमारी कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन पाएंगे। वो सिर्फ हमें देख पाएंगे। करेक्ट मैम। तो इन दोनों तरीके के दर्शकों को असिस्टिव एक्सेसिबिलिटी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव लिटरेचर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा जी। तो रब दी आवाज़ ऐसी फिल्म है, यदि आप साइटेड हैं और आपको हियरिंग परफेक्शन है, जैसे कि बहुत सारे दर्शक जो अभी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, ज़्यादा परसेंटेज वालों की ये होगी। पर यदि अगर आप हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, यानी कि आप डेफ हैं, मूक बधिर, ठीक है, और आप सुन नहीं सकते, तो ये फिल्म भारतीय सांकेतिक भाषा में भी आपको आप इसको अनुभव कर सकते हैं। और यदि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ब्लाइंड हैं, लॉस ऑफ साइट है आपको, आप नहीं देख सकते अच्छे से, आपकी विजन क्लियर नहीं है, तो आप इस फिल्म को हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ भी इसको अनुभव कर सकते हैं, जिनमें सभी दृश्यों का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ताकि आपको बिल्कुल भी आप उस फिल्म को आंख बंद करके भी आप अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अभी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए ना अभी सिनेमाघरों में वो क्षमता है, ना हमारे टेलीविजन में वो क्षमता है, और ना हमारी सारी फिल्में अभी हर एक्सेसिबल फॉर्मेट में बन रही हैं। तो हमने ये फिल्म बनाई और इसको सभी एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में डे 0 पे ही बना दिया। अच्छा। और सारे फॉर्मेट्स में रिलीज कर दिया। ओके। अब लोगों को जो फॉर्मेट कन्वीनियंट है उसमें उस चीज को अनुभव कर। और तभी शायद आपने इसको YouTube पे रिलीज किया है। उसका रीजन ये है मैम कि हम जिस विषय पे फिल्म बना रहे हैं, इस विषय को हर एज ग्रुप के लोग एक्सेस कर रहे हैं। खासकर देश का युवा, जैसे जो NCC और NSS के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो खुद की उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जो आज के डेट में कमर्शियल प्रोजेक्शन की बहुत जगह पर वेरिएबली बढ़ी भी हुई है और कुछ जगह पे सीमित भी है। पर हमें तो सबका सीखना है। तो अगर हम कुछ लोगों को, एक दर्शकों को एक नए काइंड ऑफ सिनेमा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आप एक इंसेंटिव ही समझ लीजिए कि इस सिनेमा को एक्सेस करने के लिए आपको बिल्कुल भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप ये फिल्म जा करके देख सकते हैं। ओके। और इस फिल्म की पूरे भारत में सभी शिक्षा संस्थाओं के थ्रू, स्थानों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्क्रीनिंग्स हो रही हैं।
और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं स्क्रीनिंग्स के लिए। ना किसी संस्था को पे करना है, ना किसी विद्यार्थी को पे करना है, ना किसी भी व्यूअर को पे करना है। और एजुकेटर्स भी, काउंसलर्स भी, सब लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। क्या बात है सर। आपकी स्क्रीनिंग से याद आया कि जो हमारे लिसनर और व्यूअर हैं वो जानना जरूर चाहते होंगे कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, स्टोरी कहानी है सिंपल कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ, वैसा हुआ, वो सारा, जैसे कि एक जर्नलिस्टिक अकाउंट है। लेकिन स्क्रीन प्ले में जब आप लिखते हैं तब आप उनको सीन्स में ब्रेक करते हैं। हाँ जी। और उसमें ये भी दिखाना होता है कि कैमरा एंगल्स क्या लिखने हैं। टेक्निकल नरेशन जब ऐड हो जाती है स्टोरी में तो वो स्क्रीन प्ले बन जाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हम दोनों बात कर रहे हैं और कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ जी। तो उसमें ये लिखना पड़ता है कि कैमरा आगे से रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा पीछे से रिकॉर्ड कर रहा है, या 3 कैमरा एंगल से रिकॉर्ड हो रहा है। एडिशनल नरेशन बताया जाता है। क्योंकि स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले को समझने के लिए और उस पर फर्दर टेक्निकल ब्रेकडाउन करने के लिए सिनेमेटोग्राफर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपना काम करते हैं। ओके, तो इसलिए होता है। सर, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि मेकिंग ऑफ द फिल्म में या सक्सेस ऑफ द फिल्म में क्या मंत्र है कि कैसे हम मतलब एक फिल्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर सकते हो। सक्सेसफुल अल्टीमेटली दर्शक बनाते हैं। ओके, है ना? यस। कभी कभार हमें लगता है जो हमारा दिल जिस चीज को मानता है हो सकता है उसे सारे लोग ना माने। और जो आइडिया, जो एंटरटेनमेंट, जो एजुकेशन, जो मोरालिटी आप फिल्म के थ्रू देना चाह रहे हैं, अगर वो ज्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई तो वो फिल्म सक्सेसफुल मानी जाती है। आपसे ये पूछना था, जैसे आपने 24 इयर्स में अपनी जर्नी शुरू करी। 21 साल में सॉरी, हाँ, 21 ईयर में आपने जर्नी अपनी शुरू करी। उससे लेकर अभी तक के आपके उसमें कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे। आपको ये भी लगा होगा कि मैं छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ, तो ऐसा फेज आया या स्मूथली लाइफ चलती गई? नहीं, है ना? लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती। लाइफ को स्मूथ बनाया जाता है। तो हर्डल्स तो आते ही हैं। हर्डल्स विल कम, है ना? हर्डल्स तो विल कम। उसमें खड़े रहने के लिए क्या आप सीक्रेट मंत्र बच्चों को बताएंगे? सीक्रेट मंत्र ये है कि सबसे पहले तो बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि कभी कभार हमारे बिलीफ पे आगे और लोगों का बिलीफ भी टिका होता है। उन्हें लगता है यही अगर मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो हमने क्या करना है। तो इट इज़ लाइक आपको अपनी फिल्म को, अपने आइडिया को, अपने ड्रीम को यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप डटे रहोगे, चाहे अकेले भी होगे, तो आपके साथ कोई ना कोई खड़ने वाला जरूर आ जाएगा। सेकेंड थिंग, बी ओपन टू डिस्कस योर चैलेंजेस विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, खासकर वो लोग जो आपके लो टाइम में आपका मजाक ना बनाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई आप पे पिटी फील ना करे कि देखो मैंने तो कहा था ना फिल्मों में चले गए और आपको सक्सेस नहीं मिली। हाँ। ये चीज़ ज़रूर बांधनी है कि जब हम किसी भी ऐसी गोल की तरफ मूव करते हैं ना जिसपे ज़्यादा लोग नहीं गए होते, फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग ऑन द मून, nobody knows how to land on the moon, how to be there on the list. तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड योर वे, और अच्छे लोग मिलते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। और बात करते रहो, वन स्टेप आफ्टर द अदर मिल जाता है। आपका पावर ऑफ थॉट अगर इतना स्ट्रांग होगा ना तो आपकी डेस्टिनी वर्क करना शुरू कर देगी। क्या बात है, बहुत सही कहा सर। तो देखा हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स की टाइम का पता ही नहीं चला, और सर के साथ कितने प्यारे तरीके से हमने वो फिल्म इंडस्ट्री की जो जर्नी है, जो बेबी स्टेप्स होते हैं, वो हमने सब सुना। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी अगर कहीं ना कहीं ये पैशन है तो आप इसे दबने मत दीजिए, उससे जाने मत दीजिए, उसको फिर से जलाइए, लाइटन कीजिए, क्योंकि सारे बेबी स्टेप्स तो सर ने बता ही दिए हैं। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फोटोग्राफी का शौक है, उनके लिए लाइफ में एक और ऑप्शन है। और बहुत कमाल की बात है सर ने बताई कि अपने ही शहर में रह के वो रिसोर्सेज को ढूंढ के आपने उस पैशन को जिंदा रखना है, और चीज़ें अपने आप जुड़ती रहेंगी। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो इन्हीं सब बातों के लिए था। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद। जय